नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर जिले में। जैसा कि आपको मालूम है, प्रदेश में भी युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। जानकारियाँ इकट्ठी हो रही है और अपने टाइमलाइन के हिसाब से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ रही है वैसे वैसे इस प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। युक्तिकरण की प्रक्रिया छात्रों के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत प्रभावी भी लगती है, लेकिन जो सेटअप है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें भी शिक्षकों को दिखाई दे रही है और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भविष्य में प्रभावित हो सकती है। क्योंकि एक शिक्षक, दो शिक्षक 5 क्लास को कैसे पढ़ाएगा। इसके अलावा इस युक्तिकरण में प्रधान पाठकों को भी कई समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। बहुत सी बातें, बहुत से विषय हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर इस वक्त में छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रधान पाठक संघ के जो संभागीय अध्यक्ष, सरगुजा संभाग के अध्यक्ष निर्मल भट्टाचार्य जी, इनसे भी हमने पिछले बार चर्चा किया था। इन्होंने बताया था कि पदोन्नति का जो क्रम है, माफ़ करना, युक्तिकरण का जो क्रम है वो पहले ट्रांसफ़र होना चाहिए था, फिर पदोन्नति होना चाहिए था, फिर युक्तिकरण होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पा रहा है। निर्मल जी, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। आपने जो भी लास्ट टाइम बताया था हमको, अब तो वो क्रम हो नहीं रहा है। तो अभी जो युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है, होने वाली है, उसमें क्या आप लोगों को आपत्ति है और क्या समस्याएं खड़ी होने वाली है? सबसे पहले मैं सीजी बॉल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मनीष भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। और आपने जो भी प्रश्न पूछा, मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि युक्तिकरण ठीक है, सरकार अगर युक्तिकरण कर रही है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन वो उसी स्कूल के लिए करे जहां पे एकल शिक्षकीय शिक्षा विहीन स्कूल है। अगर उस पर करेगी तो हम बिल्कुल सरकार के साथ में हैं, लेकिन अगर वो सेटअप को बिगाड़ के अगर युक्तिकरण करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। खासकर प्रधान पाठकों का हम लोग सुन रहे हैं कि प्रधान पाठक को भी एक शिक्षक मान लिया जा रहा है, तो प्रधान पाठक संघ इसका पुरजोर विरोध करेगा। और जो प्रधान पाठक संघ का जो कार्य है, जो स्कूल में उसके जो दायित्व है, उसको जो सफलतापूर्वक निर्वाह करता आ रहा है, यदि उस पर कोई छेड़छाड़ करेगा तो इसका संगठन पुरजोर विरोध करेगा। प्रधान पाठक का महत्व इतना क्यों ज़्यादा है? इससे पहले भी तो प्रधान पाठक नहीं हुआ करते थे। पदोन्नतियों के बाद तो बहुत सारे प्रधान पाठक के पद भरे हैं, पहले भी सिस्टम चल रहा था। आज ये जो प्रधान पाठक का जो विषय है, क्यों एकदम आगे आ रहा है? देखिए मनीष भाई, पहले क्या था कि प्रधान पाठक जहाँ नहीं थे वहाँ पे प्रभारी प्रधान पाठक काम करते थे जी। ठीक है, तो यदि प्रधान पाठक प्रमोशन के बाद प्रधान पाठक का काम, स्कूल का सबसे बड़ा जिम्मेदारी अगर किसी का तो प्रधान पाठक का, चाहे स्कूल का संचालन करना हो, समय से स्कूल आना हो, मिड डे मील चालू करना हो, स्कूल में कई ऐसी जानकारी होती है जो रोज़ संकुल में भेजना हो, संकुल जाना हो, जो भी संकुल से या ब्लॉक से या जिला से जो भी जानकारी आती है स्कूल को, अपने स्कूल को सुचारू रूप से उसको संपादन कराना हो, तो बिना प्रधान पाठक के नहीं होगा। कई ऐसे पत्र हैं जो प्रधान पाठक के ही हस्ताक्षर से जाते हैं। तो कई ऐसे आदान प्रदान जो होते हैं, जो जिले और ब्लॉक के जो भी जानकारी जो आदान प्रदान किया जाता है, बिना प्रधान पाठक के नहीं होगा। इसलिए प्रधान पाठक का काम इतना महत्वपूर्ण, स्कूल गुणवत्ता के लिए मैं खास कर कह रहा हूँ, स्कूल को अगर गुणवत्तापूर्ण अगर बनाना हो और गुणवत्ता को अगर उच्च स्तर तक ले जाना हो तो प्रधान पाठक का स्कूल में रहना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाने में दिक्कत क्या है? संकुल समन्वयक भी तो 3 पीरियड पढ़ाते हैं। हर प्रधान पाठक 2 से 3 पीरियड पढ़ाता है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधान पाठक नहीं पढ़ाता, प्रधान पाठक बिल्कुल पढ़ाता है। देखो, स्कूल का शिक्षक अगर अनुपस्थित रहा तो भी प्रधान पाठक क्लास लेता है, मगर प्रधान पाठक का पद खत्म करके अगर आप शिक्षक कहेंगे तो इसका हम विरोध करेंगे। मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ। प्रधान पाठक रहेगा, आप शासन कह दे कि हर स्कूल में प्रधान पाठक रहेगा, बाकी प्रधान पाठक को अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी तो अपनी जिम्मेदारी हो सुचारू रूप से निभाता रहा और आगे भी निभाएगा। लेकिन यदि आप ये कह के कि युक्तिकरण में प्रधान पाठक का पद खत्म करके हम उसको शिक्षकीय दायित्व देंगे, तो मैं इसका विरोध करता हूँ और ये हो भी नहीं सकता है। यदि ऐसा होगा तो शासन को मैं एकदम गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूँ कि फिर युक्तिकरण का जो आप करने जा रहे हैं, युक्तिकरण के नाते में आप जो स्कूल में जो आप सेटअप खत्म कर रहे हैं और जो गुणवत्ता लाने के लिए कर रहे हैं, तो बिना प्रधान पाठक के गुणवत्ता कदापि नहीं हो सकता। अच्छा, ये अब युक्तिकरण हो रहा है तो जो प्रधान पाठक की बात चल रही है, तो अब मिडिल स्कूल की ओर आते हैं। जैसे मिडिल स्कूल का भी जैसे बताया जा रहा है कि अभी जो हाल ही में मेरे ख्याल से 12 मई को एक आदेश आया है, उसमें भी कई क्लियरिफिकेशन हुए हैं। विषय बाध्यता को लेकर बात हो रही है उसमें, लेकिन विषय बाध्यता तो राजपत्र में प्रकाशित नहीं है जी।
थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है एकदम। और उसमें भी दर्ज संख्या को बताया जा रहा है, फिर विषय का चयन किया जा रहा है। मेरे ख्याल से पहले अंग्रेजी है, शायद गणित है, ऐसा पहले अंग्रेजी है, फिर दूसरा गणित है। जबकि हमारे यहाँ पर जब 2012-13 में शायद एक बार युक्तिकरण ऐसा ही और हुआ था, तो उस समय तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नियम बनाया था कि 10 दिन 15 दिन का आप प्रशिक्षण दे दो, फिर उसके बाद अतिशेष जो विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं थे उनको लेकर किया गया था। क्या अभी ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, होने के लिए क्यों नहीं हो सकता है? जो चीज़ शुरू से होता आ रहा था वो भी होना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ को अगर आप ऑथेंटिक करना हो, मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पूर्ववर्ती सरकार ने विषय बंधन को समाप्त कर दिया था और सभी को अपने स्कूल में अपने उसको पदांकन कर दिया स्कूल में, मिडिल स्कूल में। लेकिन उससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर तो बट्टा लगता ही है। अच्छा। और बिना शिक्षा विषय बंधन के लिए अगर आप किसी शिक्षक को नियुक्त कर रहे हैं, तो इससे मैं जहाँ तक मानता हूँ, या जितने मेरे मित्र हैं जो भी शिक्षक की कार्य कर रहे हैं, हो रही है चर्चाएँ हो रही है, उससे ये लगता है कि हाँ, गुणवत्ता में कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है जी। मतलब विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं होने से कमी आई है, इसका तो मैं मानता हूँ बिल्कुल। मतलब 2013-14 में सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी और अब ये सरकार उस गलती को सुधार रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक राजपत्र में इसके नियम प्रकाशित नहीं हुए हैं, रूल्स नहीं आए हैं। खैर, ये विषय रहा एक और। लेकिन अब ये जो 12 तारीख का जो आदेश आया है, उसमें अंग्रेजी का पहला है, फिर गणित का दूसरा है। संस्कृत का इसमें कहीं रोल वगैरह है क्या? देखिए, संस्कृत का रखा गया, लेकिन वो जैसे जैसे आपके पास छात्र की मतलब वृद्धि होगी, दर संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा, और लास्ट में संस्कृत को भी लिया जाएगा। अच्छा। पहले अंग्रेजी है, उसके बाद फिर गणित है, उसके बाद धीरे धीरे जैसा जैसा छात्र 15 के बाद या 15 या 10 संख्या बढ़ेगा, तो एक एक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वो एक दूरगामी प्रयास है, उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो सक्सेस भी नहीं है। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, स्कूल आपको कितने बच्चे मिलेंगे? कई स्कूल खुले हैं भाई प्राइमरी में, तो कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, ऐसे स्कूल चलता आ रहा है। अब एक बैक आप लग दिए कि 100 बच्चे रहेंगे तो इतने शिक्षक रहेंगे, 150 बच्चे रहेंगे तो ठीक है, शहर के लिए ठीक लगता है। मैं रायपुर, बिलासपुर जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे हो सकते हैं बच्चे हों, लेकिन धरातल में अगर आप सरगुजा और बस्तर संभाग जैसे ट्राइबल क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं। आप जो सेटअप्स को बता रहे हैं, 2008 के सेटअप को छेड़छाड़ कर रहे हैं या जैसा भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। आपको अगर भाई 18 पीरियड में प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल में 18 विषय पढ़ाना है, तो एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? आप ही बताइए, पॉसिबल ही नहीं है ना। 18 कैसे होगी? 3 क्लास के हिसाब से 3 कैसे, 5 है ना, 5 क्लास। तो 5 में 4-4 सब्जेक्ट है, पहले दूसरी, 5वीं, चौथी और तीसरी, और पहली दूसरी के 3-3 हैं, टोटल 18 हुए। तो मान लीजिए अगर आपके पास 30 शिक्षक है, स्कूल में 30 बच्चे हैं, दर संख्या अगर 30 है, तो आप एक प्रधान पाठक और शिक्षक है, तो 18 सब्जेक्ट कैसे लेंगे? 18 पीरियड आप कैसे पढ़ा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। तो मेरा यहाँ तक मानना है, मैं सरकार के से ये बिल्कुल आपके मीडियम के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सेटअप के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। आप पहला काम कीजिए, जिसका मैं बिल्कुल तहे दिल से आपका स्वागत करूँगा, एकल शिक्षकीय और शिक्षा विहीन स्कूल में आप शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए। और मैं एक सलाह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहले आप जिला स्तर पर एक स्कूल का लिस्ट निकाल दीजिए कि कहाँ कहाँ एकल शिक्षकीय और शिक्षा विहीन है। उसके बाद आप स्कूल में इसमें डीओ को भी अधिकार दीजिए, शिक्षक संघ के नेताओं को भी बुलाइए, सुझाव लीजिए, तभी जाकर आप कोई काम करेंगे। तो ये दूरगामी प्रयास परिणाम दिखेगा, अन्यथा वही ढाल के 3 पात रहेंगे। 1 साल बाद फिर स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। तो भाई ये है निर्मल भट्टाचार्य जी, इनसे पहले ही बात की थी, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस बार जो युक्तिकरण हो रहा है, इसमें पदोन्नति जैसा ऑप्शन नहीं है कि आपको पदोन्नति नहीं चाहिए तो आप भले नहीं चाहिए वही रहे। इस बार युक्तिकरण में जो अतिशेष शिक्षक होंगे उनको तो जाना ही पड़ेगा एकदम। दर्ज संख्या को लेकर भी शिक्षकों के बीच में कई तरह का रोष है, और इससे कोई इस व्यवस्था से प्राथमिक, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल सभी स्कूलों के शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच में बेचैनी बढ़ गई है। कई स्कूल अब ख़त्म भी हो जाएंगे, और ख़त्म होने के साथ स्कूलों में जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा, इसको भी लेकर अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग ने
कोई नीति नियम बताए नहीं है। अगर किसी गांव की जनसंख्या कम है और वहाँ पर दर्ज संख्या कम है और शिक्षक वहाँ पर अगर अधिक हैं तो उस स्कूल को भी बंद किया जाएगा, ऐसा फिलहाल बताया गया है। जैसे मेरे ख्याल से 20 के नीचे अगर वहाँ दर्ज संख्या ऐसे ही कुछ है ना, 10 के गाँव में 10 और शहर में 20 उल्टा। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं दर्ज संख्या किसी स्कूल की 10 है तो वो स्कूल बंद हो जाएगा, और शहर में शायद 20 है तो वो स्कूल बंद हो जाएगा और आसपास के स्कूल मत हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो स्कूलों की दर्ज संख्या रहती है वो हर साल एक जैसी नहीं रहती, किसी साल बढ़ती है और किसी साल घटती है। अब एक घटने बढ़ने के फेर में अगर भविष्य में वहाँ पर अब एक स्कूल बंद हो जाएगा तो भविष्य में वहाँ पर संभावना ख़त्म हो जाएगी कि वहाँ बच्चे कैसे जाएंगे। और फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग भी ये तय नहीं कर पाया है कि जो 10 स्कूल जो स्कूल बंद होगा जहाँ दर्ज संख्या 10 से कम है वहाँ के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, खासकर प्राथमिक और मिडिल स्कूल के लिए। विषय बहुत सारे हैं, चर्चाओं में फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सचिवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद निर्मल जी।